क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड सोइल डे के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो इसका कैंपेन क्या था ये आप लोगों को बताना था। कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अभी 16,400 के करीब जोहड़ बनाने की बात की जा रही है, इस राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड के बारे में। तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ये कब का है ये आप लोगों को बताना है, जिसके बेस पर इनको फिर से वॉयलेशन के चलते, एंटी इंडिया कैंपेन चलाने के चलते और ज़्यादा इनके ऊपर बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि जो इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। बोडो अकॉर्ड था यहाँ पर, ये कब साइन किया गया और कौन सा शेड्यूल है जिसके बेस पर इस पर्टिकुलर एरिया को टैकल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि स्कीम योजना के बारे में जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करती है पुअर पॉपुलेशन को। तो कब तक का अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराना है इस योजना का नाम और कब तक का टारगेट है, जो कि 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला साहब, इनके द्वारा कौन से नंबर का कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट दिल्ली हमारी कंट्री में भी देखने को मिला और ये फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में इसको इनोग्रेट किया गया। तो थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आइए अब आंसर देख लेते हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, एक एक कर नजर डालते हैं। सबसे पहले कैंपेन के बारे में नजर डालते हैं तो है स्टॉप, यहाँ पर बात की जा रही है स्टॉप सॉइल इरोजन, यानी कि जो सॉइल का एक तरीके से इरोजन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर कट कर मिट्टी जाती है उसको रोकना है, और सेव ओवर फ्यूचर। तो ये कैंपेन है यहाँ पर जो वर्ल्ड सॉइल डे के बारे में हम लोग बात करते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 16,000 के करीब जो जोहड़ है उनको डेवलप करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में आसाम बेस्ड जो ग्रुप है यहाँ पर जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB, ये यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के हिसाब से यहाँ पर इसको और ज़्यादा इसके ऊपर 5 साल तक का जो बैन है इसके ऊपर बढ़ा दिया गया है। बोडो अकॉर्ड जो था यहाँ पर 2003 में साइन किया गया था और शेड्यूल जो 6 है यहाँ पर ये बेसिकली फॉलो करता है बोडोलैंड टेरिटरी को, ठीक है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो 2015 में स्टार्ट की गई। टारगेट है कि 2022 तक का किस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग आप लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। 10th नंबर की कॉमनवेल्थ जो यूथ पार्लियामेंट है ये आप लोगों को देखने को मिली और हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये जो देखने को मिली, और ओम बिरला साहब जो कि हमारी कंट्री में स्पीकर हैं इनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में। हम लोगों ने इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया था। आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर आज की डेट में जो ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस है यहाँ पर ये आज के डेट में अपनी जॉब छोड़ रहे हैं क्योंकि इनको इतना फायदा नहीं हो रहा है, तो इसलिए इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और बोला जा रहा है यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को मैच करना है। सबसे पहली बात की जा रही है इनके बारे में कि ये अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करते हैं। मान लीजिए कोई सेविंग स्कीम में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसी के अलावा लोगों को एजुकेट करना पॉलिसीज के बारे में, गवर्नमेंट की पर्टिकुलर जो बैंक है उससे रिलेटेड अगर कोई पॉलिसीज हैं पर्टिकुलर बैंक की तो उसके बारे में यहाँ पर ये बेसिकली फायदा प्रोवाइड कराते हैं इनके, उसके बारे में यहाँ पर चीजें डिस्कस की जाती हैं। इसी के साथ में जो बात की जा रही है ये बोला जा रहा है यहाँ पर अगर कोई रिमिटेंस है, कोई बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में पैसा भेजता है तो उस इंसान तक वो पैसा पहुंचाना जहां पर वो जाना है ये काम करता है। एक तरीके से पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के तरीके से भी यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। इसी के साथ में जो माइक्रो इंश्योरेंस होता है या फिर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में जनता तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ये भी इसका काम यहाँ पर देखने को मिलता है। चौथा बोला गया यहाँ पर कि आइडेंटिफिकेशन करता है बोरोवर, यानी कि जिसने उधारी ले रखी है उसको आइडेंटिफाई करता है। तो इसमें से कौन सा काम है जो यहाँ पर ये बैंक जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि BCs करते हैं, इसके बारे में आप लोग को बताना है। ए में बोला गया है 1 और 2, बी में बोला गया है 1, 3 and 4, सी में बोला गया है 2, 3, डी में बोला गया है 1, 2, 3, 4, यानी कि सारे के सारे। तो कौन सा आंसर सही है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए, उसके बाद में आंसर देखेगा। आंसर जो है यहाँ पर वो है डी। ये जो BCs होते हैं एक तरीके से ये काम करते हैं बिचौलिया का, यानी कि बैंकिंग सर्विस या फिर किसी पर्टिकुलर जिसके भी लिए ये काम करते हैं उसकी सर्विसेज एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कस्टमर और कंपनी के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक का काम यहाँ पर करते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये बेसिकली बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ में और भी कई सारी जो तमाम सर्विसेज हैं आप किस तरीके से पर्टिकुलर कस्टमर को कोई नुकसान ना हो और इसी के साथ में जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके भी लिए भी कोई नुकसान ना हो, इस तरीके से फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल इनके द्वारा कराई जाती है लोकल एरिया में कनेक्टिविटी की। बेसिकली दूर दराज वाले एरिया में जहां तक नॉर्मली बैंकिंग फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती है वहां तक ये बैंकिंग फैसिलिटी पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसा भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है। अब बात की जा रही है यहाँ पर जो GST यानी कि गुड्स और सर्विस का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में जो आया है अभी रिसेंटली जो देखने को मिला है आप लोगों को, ये किस कंट्री से लिया गया है ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा है USA, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है जर्मनी। तो क्या आंसर सही है ये आप लोगों को बताना है। आंसर जो सही है यहाँ पर ये है कनाडा। कनाडा से ये कॉन्सेप्ट आया है जो कि आज के में हमारी कंट्री में यूज किया जा रहा है। बेसिकली इनडायरेक्ट जो टैक्स हैं उसको कन्वर्ट कर कर यहाँ पर ये एक बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया गया है इसके द्वारा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि जो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं जो डायरेक्ट वे में आप लोग गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाते हैं। आप लोग बिस्किट खरीद के लेके आते हैं, दूध खरीद के लेते हैं, कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट खरीदेंगे आप लोग उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है।
तो वो सारे जो भी टैक्स थे वो यहाँ पर इसके द्वारा इकट्ठे किए गए जीएसटी के द्वारा हमारी कंट्री में। हालांकि काफी टैक्स अभी बाहर भी हैं, सारे इकट्ठे नहीं है, वो भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया ए यानी कि कनाडा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आप लोगों के सामने ये बात कर रहा है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। बोला जा रहा है फिस्कल पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा, और मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर जो डिसीजन है वो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा ये लिया जाता है डिसीजन। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टेटमेंट है। तो कौन सा आंसर सही है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो जो आंसर है यहाँ पर इसका आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये यहाँ पर अपोजिट कर दिया गया है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मैंने आप लोगों को हिंदू में भी और कई बार नैनो मैगजीन भी इसके बारे में बताया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर आप लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग एमपीसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बेसिक पर्पज ये होता है कि किस तरीके से आज के डेट में हमारी कंट्री में जो टारगेट किया जा रहा है इन्फ्लेशन यहाँ पर 4 + -2 के बीच में इनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, यानी कि 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए हमारी कंट्री में। ये काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, जो कि हेड की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, यानी कि हमारी सेंट्रल बैंक के गवर्नर के द्वारा। और नेशनल की बात अगर करें, नेशनल गवर्नमेंट करती है, वो फिस्कल पॉलिसी का काम करती है। बेसिकली टैक्स वगैरह जो लगाए जाते हैं, ये सारा काम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिए, दोनों में कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो सेंट्रल बैंक वो काम करता है। तो आंसर यहां पर आप लोगों के सामने हो गया बी। हल्का सा आइडिया और इसके बारे में आप लोग ले सकते हैं। अगर बात करें स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में, तो इसमें अमेंडमेंट करके यहाँ पर जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1934 सेक्शन है, ये 1934 में जो एक्ट आया था उसके सेक्शन में यहाँ पर सेक्शन 2II ये इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए। यहाँ पर इस एक्ट के अंदर यहाँ पर इसको जगह दी गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। ठीक है, तो एक तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी इस तरीके से बन जाती है, जो कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर के द्वारा ये हेड की जाती है। और आज की डेट में आप लोगों को पता है यहाँ पर कि कोई भी आप लोगों को अगर रेट की बात की जाए, रेपो रेट जिसको आप लोग मास्टर रेट भी बोलते हैं, ये डिसाइड किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोगों को होना चाहिए। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड है, थोड़ा सा इसी के बारे में ये कंटिन्यूएशन आप लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात की जा रही है इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में, ये बोला जा रहा है कि कौन से यहाँ पर कंपोनेंट हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हैं। तो ये पहले में बोला गया है बैंक रेट, दूसरे में बोला गया है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरे में बोला गया पब्लिक डेट, और चौथे में बोला गया यहाँ पर पब्लिक रिवेन्यू। तो पब्लिक डेट और पब्लिक रिवेन्यू जो है यहाँ पर, ये बेसिकली हमारी कंट्री में ये फिस्कल पॉलिसी के अंडर आते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको टैकल करती है। ऊपर के जो दोनों ऑपरेशन यहाँ पर, ये है बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसमें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने और घटाने का काम करता है। तो ये दोनों ऑपरेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, यानी कि ये 1 और 2 है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, और ये है फिस्कल पॉलिसी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत है, और ये है हमारी सेंट्रल बैंक के तहत है, और ये है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया इसका सी, यानी कि 1 और 2। देख सकते हैं पब्लिक डेट और पब्लिक रिवेन्यू जो है ये फिस्कल पॉलिसी के अंडर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको हैंडल करती है। बाकी बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर यहाँ पर ये बेसिकली आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी के बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा माइन्यूट ओनली चेंज किया गया है, बाकी सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को सही लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। बात की जा रही है यहाँ पर कि कौन सा यहाँ पर जीएसटी से करेक्ट नहीं है, जीएसटी से कनेक्टेड नहीं है, वो स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। जीएसटी जो है वो लास्ट पॉइंट रिटेल टैक्स है। जीएसटी को यहाँ पर जो कलेक्ट किया जाता है वो सेल पॉइंट पर कलेक्ट किया जाता है, यानी कि अगर आप लोग कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में जीएसटी दे रहे हैं, ये बात बोली गई है। जीएसटी वो है अबोलिश करेगा ऑल जो डायरेक्ट टैक्स, ये बात की गई यहाँ पर हमारी कंट्री में, इंडिया के अंदर में। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि ये इंप्लीमेंट किया गया है 1 जुलाई 2017 से थ्रू आउट द कंट्री। चौथी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये एक तरीका यूनिफाइड करने वाला है टैक्स स्ट्रक्चर को हमारी कंट्री में, ये है ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, ये बताना है। अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जो आंसर है यहाँ पर वो है यहाँ पर इसका आंसर बी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स लिखा गया है, तो ये आप लोगों के सामने है, डायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है। तो ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ बना सकता था मैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स की, यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स की जगह इनडायरेक्ट टैक्स लिख देता और बोल देता ऑल इनडायरेक्ट टैक्स ये अबोलिश कर रहा है, तो तब भी ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तब भी ये गलत हो जाता, क्योंकि ऑल बोला गया है यहाँ पर, ऑल इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर अबोलिश नहीं कर रहा है, कई सारे बचे हुए हैं। वो कौन से बचे हुए हैं वो मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, उसके बारे में भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया यहाँ पर बी। बेसिकली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
ये जो अपोलिश कर रहे हैं यहाँ पर, ये इनडायरेक्ट टैक्स कर रहा है। यहाँ पर ऑल नहीं आएगा क्योंकि कई सारे अभी यहाँ पर बचे हुए हैं जो कि इसके बाहर हैं, ठीक है, क्योंकि कई सारे अभी इस टैक्स स्ट्रक्चर के अंडर में नहीं आए हैं। बाकी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ये सारे यहाँ पर इकट्ठे अभी किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आप लोगों के सामने कि कौन कौन से एरिया में जो टैक्स है ये कवर नहीं कर रहा है जीएसटी, यानी कि सारे अभी इनडायरेक्ट टैक्स वाले जीएसटी के अंडर में नहीं आए हैं। वैसे बोला तो गया सबको कवर करने के लिए, पर अभी नहीं आए हैं सारे इसके अंदर में, ठीक है। तो कौन कौन से नहीं कवर किए गए हैं अभी जीएसटी बिल के अंदर में, ये आप लोगों को बताना है। एयर फ्यूल, कुकिंग गैस, लिकर, पहली स्टेट। दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर पेट्रोल, जो यहाँ पर पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस और डीजल। तीसरी जो स्टेटमेंट है ए एंड बी, यहाँ पर चौथी स्टेटमेंट में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर जो है एयर फ्यूल, कुकिंग गैस और यहाँ पर जो लिक्विड यहाँ पर लिकर है इनके शराब वगैरह, पेट्रोल और नेचुरल गैस और डीजल, ये सारे अब तक यहाँ पर बाहर हैं। अगर बात करें जीएसटी की तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट से ये आंसर इसका बी हो गया। कोई सा भी अब तक यहाँ पर जीएसटी के अंडर कवर नहीं किया गया है, इसलिए जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कंप्लीटली अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। कई सारे एरिया ऐसे हैं जो कि अब तक इससे बाहर हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी। और रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन बेसिकली ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनके ऊपर टैक्स इंपोज करती है। आप लोगों ने सुना भी होगा जब जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की बात करें तो कई सारी स्टेट गवर्नमेंट रोने लगी थी कि हमारा जो रेवेन्यू है वो सारा खत्म हो जाएगा, हमारे पास पैसा कहां से आएगा। तो उस टाइम पर कुछ एरिया ऐसे थे जिनको बाहर छोड़ दिया गया था, बोला था तब तक आप लोग इनको देखिए, फिर बाद में देख लेंगे इस पर्टिकुलर एरिया का हम लोग को क्या करना है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट अब तक भी जीएसटी के बाहर ही है, तो इसके बारे में क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, खासकर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों से बोला गया है कि इंडिया के द्वारा अभी यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को ज्वाइन किया गया है एज ए 89th मेंबर, शेयर होल्डर के रूप में इंडिया के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि ये हेल्प प्रोवाइड कराता है जो भी प्रोजेक्ट होते हैं ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया या फिर सदर्न और ईस्टर्न जो मेडिटेरियन एरिया है उसके पास में। यानी कि आप लोग नाम से इसको देखिए, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का जहां पर भी काम हो रहा है वहां पर ये हेल्प प्रोवाइड कराने का काम करेगा। तो इंडिया अभी 89th मेंबर इसका बना है, ये बोला गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। तो कौन सा आंसर आप लोगों के हिसाब से सही है, तो आंसर जो सही है वो है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि इंडिया जो मेंबर बना है वो 69th यहां पर मेंबर बना है और इसके मेंबर बनने से इंडिया को काफी फायदा होने वाला है। आगे आने वाले टाइम में कई सारे प्रोजेक्ट वगैरह हमारी कंट्री में जो चल रहे हैं उनको भी इससे फायदा पहुंचेगा, क्योंकि मेंबर कंट्री जो है यहाँ पर खासकर आप लोगों को पता होगा कि कई सारे तो ऐसे भी इंस्टीट्यूशन है जो कि मैक्सिमम बेसिकली मेंबर कंट्री के ऊपर ही फोकस देकर चलती है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर देखने को मिलेगा और इंटरनेशनल लेवल पर हमारी साख भी बढ़ती है अगर किसी भी इंटरनेशनल बॉडी में हमारा नाम आता है, तो इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इंडिया अभी इसका नया नया मेंबर बना है तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से और बन सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और आप लोग ध्यान रख लीजिए। टोटल मिला के मैंने आप लोगों को 69 मेंबर बोला प्लस यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर आप लोग काउंट करना है। इस तरीके से भी कोई स्टेटमेंट अगर आप लोगों के सामने आए तो थोड़ा सा याद रखिएगा। इसी के साथ में जो इसको गठन किया गया था, जिसको फाउंड किया गया था वो 1991 में इसका गठन किया गया था, तो 28 ईयर के लगभग करीब इसके हो चुके हैं। अगर बात करें हेडक्वार्टर की तो वो लंदन यूके के अंदर इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इसके बारे में इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन बने तो आइडिया रखिए, क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा अभी इसको रिसेंटली ज्वाइन किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि जीएसटी से आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये है यहाँ पर किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में, ठीक है। तो जीएसटी है यहाँ पर जो हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट किया गया है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, एक तो बिल के बारे में पूछा जा सकता है और एक आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है एक्ट के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा बना। तो दोनों ही बातें आप लोग यहाँ पर क्लियर होने वाली है। जीएसटी जो इंप्लीमेंट किया गया, बोला जा रहा है कि ये जो किया गया यहाँ पर डन किया गया यहाँ पर, तो कौन सा बिल पास किया गया या फिर कौन सा अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, तो दोनों ही आप लोगों में यहाँ पर बताने जा रहा हूं। अगर बात करें यहाँ पर बिल के बारे में तो ये था 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, पर आप लोगों को पता है सारे बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगर बात पूछी जाए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है तो वो आप लोगों को यहाँ पर दूसरा नंबर देखने को मिलेगा। और एक्ट आप लोग बताइए, यहाँ पर ए में बोला गया 101, बी में बोला गया 120, सी में बोला गया 122, डी में बोला गया 115। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, तो आंसर है इसका ए, यानी कि 101। यानी कि जो बिल था वो तो था 122वां, पर लेकिन जो चेंज कर अमेंडमेंट बना वो था 101वां। तो ये इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, दोनों ही नंबर आप लोगों को याद रखने हैं, 122 भी और 101 भी, ठीक है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसके बारे में कंफ्यूजन माइंड में बिल्कुल भी मत रखिएगा।
और जो इसको इंप्लीमेंट किया गया था वो डेट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, 1 जुलाई 2017 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। और अमेंडमेंट था वो 101वां और 100 यहाँ पर जो 122वां अगर बात की जाए यहाँ पर, ये है यहाँ पर 122nd, ये था यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि चैंपियन सर्विस सेक्टर कौन कौन से हैं। तो ये आप लोगों को बताना है कि चैंपियन सर्विस सेक्टर हमारी कंट्री में फिलहाल कौन कौन से हैं। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक की बात की जा रही है, इसी के साथ में इन्वायरमेंट सर्विस की बात की जा रही है, एजुकेशनल सर्विस, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं। तो ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 1 2 4, सी में बोला गया 2 3 4, डी में बोला गया 1 2 3 4। तो कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है? तो आंसर आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। आंसर है इसका डी सही। चैंपियन सेक्टर वो सेक्टर बेसिकली बोला गया है जहां पर गवर्नमेंट जो है बेसिकली ढंग से काम करना चाहती है, आइडेंटिफाई किए गए हैं अलग अलग एरिया जिन पे फोकस देना चाहती है, अलग से उनको प्रमोट करना चाहती है ताकि उनका पोटेंशियल को रियलाइज कर सके, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो बेसिकली ये फोकस यहां पर देने की बात की जा रही है। तो टोटल मिलाकर 12 ऐसे सेक्टर हैं जो कि आप लोगों के सामने है यहाँ पर। एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विस, इन्वायरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, लीगल, ऑडियो, अकाउंटिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, टूरिज्म और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। तो 12 टोटल सेक्टर ऐसे हैं जिनको यहाँ पर एज ए चैंपियंस सेक्टर यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इनमें काम करना काफी ज्यादा जरूरी है अकॉर्डिंग टू द, अगर टाइम के हिसाब से चला जाए उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग माइंड में जरूर रखिएगा। आंसर क्या हो गया यहाँ पर? इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये बात कर रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, IBBI। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इनकरेक्ट बोला है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड की अगर बात की जाए यहाँ पर बेसिकली फोकस ये करता है अगर अपने आप को कोई दिवालिया घोषित कर देता है। एक तो होते हैं नेचुरली दिवालिया हो गए, ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं अभी कई सारी कंपनी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, अगर वो नेचुरली दिवालिया हो रही हैं तो सही बात है, चलिए उनकी हेल्प कर देते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं जानबूझकर बैंक से पैसा उधार लेते हैं बहुत ज्यादा और फिर अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, जैसे मालवीय टाइप के लोग हो गए। तो उनसे कैसे टैकल करना है, उनसे कैसे निपटना है, उसकी बात की जाती है यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड के द्वारा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड जो है फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया है इसके द्वारा साइन किया गया अभी कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन यानी कि IFC के साथ में, ताकि ढंग से बिल्ड की जा सके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हमारी कंट्री में। इसी के साथ में इंसॉल्वेंसी एजेंसी, प्रोफेशनल एजेंसी बनाई जा सके, ताकि पर्पज ये है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को इंप्लीमेंट किया जा सके। यानी कि कोई भी अगर ऐसी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, बैंक से पैसा लेकर फरार होने की कोशिश कर रहा है, बैंक को बताने की कोशिश कर रहा है कि इंसॉल्वेंट हो गया भैया पैसा नहीं है, और बैंक की इसकी वजह से जो बैंक पे NPA जो बढ़ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, बेसिकली ये काम यहां पर ये किया जाएगा इस एक्ट के द्वारा, इस कोड के द्वारा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर यानी कि MCA के अंडर आता है। तो ये स्टेटमेंट है दूसरी। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। तो कौन सा आंसर सही है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पर डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कोई सी भी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। बहुत ज्यादा न्यूज में है, तब से ब्लैक मनी की बात चल रही है, तब से ऐसी ऐसी जो न्यूज निकल कर आ रही है, हर एक तरीके से यहाँ पर ये न्यूज आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती है। ठीक है, कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लेकर आना है, इस तरीके से ब्लैक मनी को कंट्रोल करना है, जो NPA है उसको कम करना है, बैंक की हालत को सुधारना है। तो कई तमाम ऐसे मुद्दे आप लोगों को मार्केट में नजर आते हैं जब भी हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं या नैनो मैगजीन में। कई बार इसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा है, अगर आप लोग प्रॉपर वे में पढ़ रहे हैं और ढंग से रिवीजन कर चल रहे हैं तो। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और पुराना लेक्चर जो है उसकी भी PDF यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ में मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के साथ में। सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, अगर लेक्चर पसंद आता तो लाइक कर दिया कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में कनेक्ट किया जा सके। अगर आप लोगों को ये फायदा पहुंचा रहा है तो 100% ये दूसरे बच्चों को भी फायदा पहुंचाएगा। तो कोशिश कीजिए कि लेक्चर को शेयर जरूर किया कीजिए। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।